हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना क्रैश कोर्स में जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के सेकंड क्लास। ठीक है, जो कि आपको जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जितने सारे क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आपको वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है विदेशी नीति से क्या अभिप्राय है, यानी विदेशी नीति से आप क्या समझते हैं, है ना। तो देखिए, कोई भी जो देश है वर्तमान युग में, कोई भी स्वतंत्र देश संसार के अन्य देशों से अलग नहीं रह सकता है। मतलब जितने सारे जो भी है जो देश है स्वतंत्र देश है वो हर दूसरे देश से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जुड़े रहने का रीजन ये है क्योंकि मान लीजिए सारे रिसोर्सेज तो आपके पास अवेलेबल हो नहीं सकता है, कुछ चीज की आपको आवश्यकता हो सकती है या कि दूसरे देशों से आपको लेनी पड़ती है। इसीलिए क्या होता है कि हर जो देश है वो एक दूसरे देश से क्या रहते हैं, एक संपर्क में रहते हैं। ठीक है, उस संपर्क को बनाने के लिए, है ना, मतलब कि जैसे क्या होगा कि कुछ देश से आपको राजनीतिक संपर्क चाहिए या आर्थिक सहायता चाहिए या संस्कृति जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होती है ना। इस संबंध को स्थापित करने के लिए जिस नीति का प्रयोग किया जाता है, यानी जो नीति का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी देश है दूसरे देश, हर एक दूसरे देश से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, और उससे क्या होता है कि आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध बनाया जाता है। जो उस नीति का फॉलो किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विदेश नीति बोलते हैं। अभी जो जो हम लोग के विदेश मंत्री हैं वो कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि काफी अच्छे मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी नीति के चार, है ना, चार अनिवार्य कारक कौन कौन से हैं। देखिए, विदेशी नीति के तो बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन चार जो है ना कारक हैं, कौन कौन से आपको कारक हैं, तो राष्ट्रीय हित, ठीक है, और दूसरा क्या है, तो राज्य की राजनीतिक स्थिति और पड़ोसी देशों से संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण। मतलब क्या है, कोई भी दूसरे देश से आप संबंध स्थापित कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, राष्ट्रीय हित, कि भाई हम आपसे जुड़ेंगे तो इससे क्या होगा कि मेरे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी राष्ट्रीय हित के बारे में क्या घटी होगी, क्या फायदा होगा, ये सबसे पहले देखा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या देखा जाता है, तो राज्य की राजनीतिक स्थिति। मान लो हम जिस देश से जुड़ रहे हैं वहां पे शासन तंत्र विफल हो गई है ना, कोई दूसरा चला रहा है और उसका नैरेटिव हमारे देश के खिलाफ है, तो वैसे देश के साथ संबंध स्थापित करेंगे भी तो बच करके कि वैसा कुछ डिसीजन ना हो जाए जिससे हमारे देश को क्या हो, क्षति हो। ठीक है, और तीसरा आपको है पड़ोसी देशों से संबंध, है ना, जो भी आसपास पड़ोसी देश है उनको भी देखा जाता है कि कैसे बैलेंस क्रिएट करके चला जाए। ठीक है, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक का वातावरण। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक है यानी वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स होती है उसको मिला करके, है ना, चला जाता है। जैसे अभी आपको पता होगा हम लोग की जो तेल ज्यादा आती थी, जो पेट्रोलियम जो आती थी, पेट्रोलियम पदार्थ जो आपका किरोसिन, डीजल, पेट्रोलियम जो है, ये सबसे ज्यादा आती थी हम लोग को सऊदी अरब और इधर से दुबई साइड से, गल्फ कंट्री से आती थी। लेकिन जैसे ही रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चालू हो गया तो रूस ने क्या किया कि हम लोग को काफी सब्सिडी पर, है ना, काफी सस्ते दामों पर तेल देना चालू किया। तो हम लोग क्या करें, थोड़ा बहुत यहाँ से आता था सऊदी वगैरह से, गल्फ से, और ज्यादा मात्रा में हम लोग कहाँ से लेने लगे, रशिया से ऑयल लेने लगे, और इसमें भी अमेरिका का सेंक्शन वगैरह भी लग गया था। फिर भी हम लोग अमेरिका को भी बैलेंस क्रिएट करके और रशिया से भी ज्यादा मात्रा में तेल ले रहे थे, जिससे क्या हुआ कि देश में महंगाई जो तेल की है जो कीमत बढ़ ना जाए, है ना, और देश को क्या हुआ, बहुत अच्छे खासे फायदा हुआ। तो ये सब आपको फर्क पड़ता है किस पर, विदेश नीति पर फर्क पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जितने सारे क्वेश्चन है दोस्तों ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके सीधे तौर पे एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है आपको, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां और कब हुआ था। ठीक है, और ऐसे सम्मेलन की सूची तैयार करना है। समझिए पहले गुट निरपेक्ष होता क्या है। जैसे शीत युद्ध का जो समय था, आपको शीत युद्ध का जो आपको समय था, रशिया और अमेरिका दो महाशक्तियां हुआ करती थी,
तो इन लोगों के बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा था 1945 से, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कब तक, तो 1991 तक चला था। ठीक है, ये शीत युद्ध का दौर चल रहा था। इसी बीच क्या हो रहा था कि रशिया वाले चाहते थे कि आप मेरे फेवर में आ जाएं, और अमेरिका वाले चाहते थे कि आप मेरे फेवर में आ जाए। अमेरिका का एक ग्रुप गुट था जो आज भी है, जिसे हम लोग जानते हैं नाटो, है ना, नाटो है। और एक गुट होता था रशिया का, जिसे वर्षा संधि या वर्षाए बोला जाता था। तो इंडिया पे भी दबाव बनने लगे। अमेरिका बोला कि आप मेरे गुट में आ जाए, रशिया बोला कि आप मेरे गुट में आ जाए। तो इंडिया और दो तीन और जो भी देश थे, उन लोगों ने मिलकर एक गुट बनाया। क्या बनाया कि ना हम रशिया के साथ जाएंगे, ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे, हम दोनों के साथ न्यूट्रल रहेंगे, है ना, दोनों के साथ अच्छा संबंध बना रहे। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, एक गुट निरपेक्ष बनाया। इसका पहला सम्मेलन आपको कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, जो कि 1961 में। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। वन लाइनर क्वेश्चन में आपको क्या मारिएगा, बेलग्रेड मारिएगा। कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। ठीक है, उसी तरह से दूसरा भी सम्मेलन आपको कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। तीसरा सम्मेलन 1970 में हुआ था, है ना। ऐसे ऐसे करते करते जो इंडिया में भी आपको एक सम्मेलन हुआ था, इंडिया में सम्मेलन हुआ था आपको नई दिल्ली में हुआ था 1983 में। एक और क्वेश्चन इसी तरह पे बन सकता है कि गुट निरपेक्ष का जो सम्मेलन है भारत में कब हुआ था, तो ये आपको 1983 में हुआ था नई दिल्ली, हम लोग की जो राजधानी है वहीं पर इंडिया में सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको विदेश नीति की परिभाषा दीजिए। यानी विदेश नीति, अभी बताया आपको कोई भी जो देश है वो दूसरे देश, जो स्वतंत्र देश है, हर दूसरे देश के साथ उसका संपर्क बना रहता है, क्योंकि उसकी जरूरत होती है, उसकी नीड कुछ होती है जो अपने देश। हम लोगों के देश में क्या है, बहुत सारे ऐसे नीड है जो कि दूसरे देश से लेना पड़ता है। जैसे कि आपका पेट्रोलियम वगैरह हुआ है, जब तक दूसरे देश के साथ अच्छा संपर्क हम लोग का नहीं हो पाएगा, तो हम लोग की जो है ना कल कारखाने वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह कैसे चलेंगी। इस देश की उतनी तो यहाँ से निकलती नहीं है, तो दूसरे देश से संपर्क बनाना पड़ता है। या जैसे आपको खाद वगैरह हुआ, तो फर्टिलाइजर वगैरह हम लोग क्या करते हैं, विदेश से आयात करते हैं, खरीदते हैं। तो वैसे ही हर दूसरे देश के साथ संपर्क बनाया जाता है, जिससे आर्थिक, राजनीतिक, है ना, सांस्कृतिक लेन देन वाला सिस्टम चालू रहता है। उसे ही हम लोग बोलते हैं, उस जो नियम कानून जो चलाता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नीति। उस नीति को ही कहते हैं विदेश नीति, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश नीति के लक्ष्य का वर्णन कीजिए। जैसे विदेश नीति का तो बहुत लक्ष्य होता है ना। कोई देश का जो होता है विदेश नीति, ऐसा समझते हैं कि जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें भी अपनी सक्रियता दिखाना है, फिर सबको कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, ये सारा किस पे काम होता है, तो सारा आपको विदेश मंत्रालय का काम होता है, यानी विदेश नीति पर, इस पर सब कुछ होता है। इसका दो मुख्य लक्ष्य होते हैं। क्या क्या होता है, तो राष्ट्रीय हित, ऐसा कोई डिसीजन या ऐसा कोई गलत नीति ना बन जाए जिससे देश को हानि हो जाए, तो ऐसा तो नीति बन नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या दिखाया जाता है, राष्ट्रीय हित, यानी देश की क्या क्या हित हो सकती है। मान लो कि हम दूसरे देश, उस देश के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं या उसकी कुछ मदद कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है, उससे हमारे देश को क्या फायदा हो, ये सबसे पहले देखा जाता है। ठीक है, दूसरी क्या दिखाया जाता है, तो विश्व समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण। जो भी विश्व में समस्याएं हैं, जैसे आपको क्या हो गया, जैसे विश्व शांति, जैसा आतंकवाद हो गया। आतंकवाद ऐसा थोड़े कि इंडिया में है, सभी देशों में है ना, कम थोड़ा या ज्यादा, थोड़ा सा कम या ज्यादा सब देशों में होती है। तो सबसे मेजर वाला पॉइंट हो गया। या कहीं देश पे आपदा वगैरह आए, तो ऐसा थोड़े है उन देशों के पास आए तो हमारे देश के पास आएगा नहीं, हमारे देश के पास भी आएगा। तो उस स्थिति में उस देश को मदद करेंगे, तब कल के दिन में आप खुदा ना करे यदि आपदा वगैरह आती भी है, तो वो भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये सारा बैलेंस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुई, है ना। यानी कि जो भारतीय विदेश नीति है वो राष्ट्रीय हित, जो भी राष्ट्रीय हित है उसको कैसे सुरक्षित रखी है, इसी को आपको बताना है। देखिए भारत जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे शीत युद्ध चल रहा था जो कि 1945 से 1991 के बीच में,
तो भारत ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाला जो काम किया था वही गुट निरपेक्ष किया था, यानी दोनों को बैलेंस क्रिएट करके, यानी अमेरिका और रशिया को बैलेंस क्रिएट करना ही था। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो था विदेश नीति का काम, अच्छा काम हुआ था कि गुट निरपेक्षता बताया था, यानी दोनों देशों के साथ मैत्रीपूर्ण अच्छा संबंध था। तो ना ही हम अमेरिका के दुश्मन बने, ना ही हम रशिया के दुश्मन बने। किसी एक फेवर में यदि देश उस समय चला जाता है, या तो अमेरिका के चला जाता है या तो रशिया के चला जाता है 100%, तो अगले देश के साथ उसका मतलब दुश्मनी हो जाता। यदि आप अमेरिका के चले जाते तो रशिया से दुश्मनावट हो जाते, यदि रशिया के फेवर में चले जाते तो अमेरिका के दुश्मनावट हो जाते। तो सबसे अच्छा जो काम हुआ था उसको बनाया गया था विदेश नीति के तहत गुट निरपेक्ष, है ना। गुट निरपेक्ष का जो हम लोग सदस्य हो गए और इसी के थ्रू दोनों से अच्छा संबंध बनाया रहा, बिजनेस व्यापार चलता रहा। तो ये सब आदर्श था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति क्या है। सीधी बात समझिए, गठबंधन की राजनीति कहते किसे हैं। कोई भी दल है, मान लीजिए कि लोकसभा में कितने सीट है, तो लोकसभा में आपको इलेक्शन होती है 543 सीटों पर। 543 में से जिस पार्टी को भी 272 सीट आती है उसकी सरकार बन जाती है, ठीक है। तो मान लो कि कोई भी पार्टी से हो, या तो भाजपा से हो या तो कांग्रेस से हो, या जो भी पार्टियां हैं, तो जिसकी 272 सीट आ जाएगी उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन हुआ ही होता क्यों है, कभी कभी ऐसा भी होता है, जो अभी बात देखिए 2024 में जो इलेक्शन हुआ इसमें क्या हुआ, जो 272 का आंकड़ा है वो भाजपा को नहीं पूरा हुआ, 240 ही के आसपास है, ठीक है। तो इनकी सरकार कैसे बनी, मिली जुली बनी। जदयू वाले दिए, फिर वो उधर से साउथ से हैं वो दिए, दो तीन पार्टियों के कम्बाइनेशन, एक चिराग पासवान की बड़ी पार्टी है, ऐसे करके दो तीन पार्टियों से मिला जुला करके सरकार को बनाया गया। तो ऐसा मतलब ये जो सरकार बनती है इसी को हम लोग बोलते हैं गठबंधन की सरकार, यानी वैसा सरकार जिसमें दो तीन चार पांच पार्टियों का गठजोड़ होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं गठबंधन, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि मतलब आपको सरकार फुल्ली तौर से पूरी पूरी डिसीजन नहीं ले पाती है। ऐसा डिसीजन जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो इन चारों पांच ही जो अपनी पार्टियां हैं इनसे सलाह वगैरह मशहरा ले करके ही वो डिसीजन को आपको किया जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम कल के डिसीजन कुछ ले लिए, उस पार्टी को बुरा लग गया, बोला कि भाई हम अपना तो अपना बहुमत क्या ले रहे हैं, पीछे ले रहे हैं, आपकी सरकारें गिर जाएगी। तो काफी ज्यादा मतलब ये जो सरकार चलती भी है तो दबाव में चलती है, और उतना मतलब कि डिसीजन क्लियरेंस नहीं हो पाता है, ठीक है। ये वाली जो सरकार होती है जिससे हम लोग बोलते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है। जब देश आजाद हुआ था तो देश आजाद होने के बाद तक, यानी आपको 70-72 तक, मोटामोटी 80 तक ही, उस समय तक कांग्रेस का राज था। एक ही पार्टी हुआ करती थी, बाकी जितने भी पार्टियां थी छोटी छोटी पार्टियां हुआ करती थी, इनसे कोई ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे ही फिर मामला चेंज होते गया, अब जो गठजोड़ की पार्टियां हैं, लेकिन जनता में विश्वास की जो भावना होती है वो कम होती है गठबंधन की सरकार पे, है ना। लेकिन क्या कीजिएगा, वो तो आएगा तो उसी हिसाब से सरकार चलेगा ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन पार्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोकतांत्रात्मक गठबंधन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रात्मक जो गठबंधन है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो यह सबसे बड़े विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने लगभग 13 राजनीतिक पार्टियों से मिलकर बना था, ठीक है। क्या हुआ करता था कि जैसे आपको बता दिया 80 के आसपास तक दूसरी कोई पार्टियां इंडिया में उतनी स्ट्रांग नहीं थी, सिर्फ एक ही वो पार्टी थी, और जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, जिसका गठन आपको 1885 में हुआ था। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए कब, 1885 में हुआ था, ठीक है। तो कांग्रेस भी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। तो क्या हुआ, जितने छोट मोट पार्टियां थे इन लोगों ने मिलकर लगभग कितने पार्टी, लगभग 13 पार्टियां मिल करके एक बनाई, है ना, सबसे बड़ी विरोधी दल की पार्टी, ठीक है। उसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इन्होंने ही किया था, ठीक। और इनकी सरकार जैसे तैसे करके बन भी गई थी, ठीक है। लेकिन सबसे कम दिन की सरकार चली थी इनकी, उस समय इनकी सरकार मात्र 13 दिनों तक ही चली थी। कितने दिन तक,
13 दिनों तक ही चल पाई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ था, इनका सरकार गिर गई थी। ठीक है, यानी पहला जो है ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की जो है ना, ये गठबंधन वाली पहला जो है पार्टियों को मिलाने वाला काम, ये आपको भाजपा और ये आपको क्या बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही की गई थी। कितने पार्टियों का गठजोड़ हुआ था, तो 13 पार्टियों का गठजोड़ मिलकर के उन्होंने सरकार को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन सरकार की एक राजनीतिक समस्या का विश्लेषण कीजिए। अभी आपको बताया जो गठबंधन की जो सरकार बनती है ना, सरकार तो बन जाती है लेकिन ये समझिए कि खींच तीर के चलने वाली गाड़ी बनती है। अब वैसा डिसीजन कोई ले नहीं सकता, सरकार पे काफी दबाव रहता है कि मान लो वैसा डिसीजन कोई ले लेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, वो पार्टी को बुरा लग जाएगा, वो पार्टी से भी सहमति रहनी पड़ती है, तो ये फ्रीडम वाली सरकार बनती नहीं है। तो इससे ऐसी पार्टियों से मतलब जो गठबंधन की जो सरकार होती है, इससे जनता को विश्वास कम होता है, क्योंकि जनता चाहती है कि ऐसा डिसीजन आना चाहिए या उसके फेवर में ऐसा होना चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टी मान लो कि वो दूसरे चाहता है, तो वैसा चाहे जो उसके जो गठबंधन में है वो दूसरे चाहता है, तो जो डिसीजन वगैरह आता है, जो निर्णय आता है, वो ना आता है, कभी कभी दबाव में दब जाता है ना। तो सॉरी, ऐसा जो होता है जो सरकार बनती है उस पर जनता का भी विश्वास कम रहता है, और जो ना काम कम करती है तो गतिशील कम रहेगी, और हमेशा खतरे की घंटी ऊपर पे लटकती रहती है भाई, कि ऐसा कुछ बोलना दे कि इनको बुरा लग जाए, ले बुरा लग गया तो क्या हो गया, कहें कि भाई हमरा क्या करना चाहिए, हम अपना जा रहे हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो मजबूरन क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, तो वैसा कोई डिसीजन ही नहीं लेंगे। तो मतलब खींच तीर के चलाया जाता है, मतलब कि 5 साल किसी तरह से काटा जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि चलता भी नहीं है, 5 साल भी नहीं पूरा होता है, बीच में सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 1986 में किन नागरिक मसलों ने भारतीय जनता पार्टी की सुदृढ़ता प्रदान की, अथवा साहबानो मामला क्या था। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विरोधी क्या रुख अपनाया था। देखिए 1986 में हुआ था कि ऐसी 2 बातें हुई थी। ठीक है, क्या क्या हुआ था, तो जो सरकार जो बनी थी, ये हिंदूवादी पार्टी के रूप में लोग किसको आज भी लोग जानते हैं, जो ना कि आज भी लोग बोलता है कि जो भाजपा वाली जो पार्टी है वो आरएसएस के थ्रू चलती है या हिंदूवादी पार्टी की विचारधारा है, ऐसा लोग मानते हैं। तो 1986 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई आपको, तो उसमें क्या हुआ था, एक घटना घटी थी। एक महिला थी, एक मुस्लिम महिला थी जो कि तलाक शुदा थी, मतलब उनको तलाक दिया गया था, जिनका नाम था शाहबानो। ठीक है, शाहबानो थी, इनको तलाक मिल गया था। अब इन्होंने क्या किया था कि कोर्ट में याचिका दायर किया था और बोला था कि ठीक है उनको तलाक तो मिल चुका है, बट मान लीजिए कि मेरा बाल बच्चा है, मेरा है, जीवन है, तो कैसे घर गुजारा कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मतलब याचिका दायर की थी। इस पर डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, जो इसके हस्बैंड होंगे, जो पति होंगे, वो क्या करेंगे, इनकी मतलब सेवा खर्चा जो भी है इनका, वो कुछ इनको मंथली कुछ पे करेंगे, यानी महीना उनको देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। अब जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो होती है मुस्लिम लॉ वाला, उन लोगों ने क्या किया कि नहीं ये तो गलत बात है। अब मान लो कि ऐसा ऐसा इसको मिलेगा, तो इस क्या होती है समाज में देखा देखी की भावना आ जाती है, इसको मिलेगा तो हमको क्यों नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। बहुत सारी औरतें हैं वो भी याचिका दायर कर देंगी तो उनको भी देना पड़ेगा। तो इससे इन लोगों ने अपने उसको क्या किया, धर्म पे जोड़ दिया और बोला कि ये मेरे धर्म के साथ छेड़छाड़ है, ये कैसे वो डिसीजन दे सकते हैं, है ना। तो सरकार पे दबाव बनाना चालू कर दिया। अब उस समय थी कांग्रेस की सरकार, उसने क्या किया, सरकार ने संसद में एक नियम पारित किया। ठीक है, वो आपको अधिनियम हुआ 1986। उस अधिनियम में पारित किया गया, बोला कि ना 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 ऐसा नहीं है, ठीक है, सरिया जो कानून है अल्पसंख्यकों के लिए उसमें छूट है ना, वो अल्पसंख्यक पे इस पर सब कुछ नहीं होगा। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इन लोगों के अधिनियम बनने से क्या हो गया, वो खारिज हो गया, बंद हो गया। भाई
उनका डिसीजन डिसीजन रह गया। तो मतलब ये ऐसा ये लोग काम किए थे। तो फिर भाजपा वाले बोलने लगे, जो विरोधी दल वाले थे वो बोलने लगे कि देखिए ये तो गलत बात है ना, कि आप मान लो कोई एक विशेष धर्म के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, उसको सहूलियत देने के लिए, उसमें जितनी बुराइयां वो आप नहीं देख रहे हैं, सहूलियत देने के लिए आप क्या करें, कोई नियम अधिनियम पारित करते रहे। ये तो क्या है, सीधे सीधे नाइंसाफी है। यानी आप ये बहुसंख्यक वाले को तो कोई कोई वैल्यू नहीं है। इसको बोला जाता है तुष्टिकरण की राजनीति। जितने विपक्षी वाले थे यानी भाजपा या अदर और भी विपक्षी थे, इन लोगों ने कांग्रेस पे आरोप लगाया और बोलने लगा कि आप तो भाई तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, यानी कोई एक विशेष धर्म को खुश करना, इसी को बोला जाता है तुष्टिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडी सावरकर कौन थे, उन्होंने हिंदुओं के महत्व की किन किन महत्व के किन शब्दों में व्याख्या की है। यानी आपको बताना है कि वीडी सावरकर कौन थे। देखिए वीडी सावरकर एक महान है ना स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि देश और देश से बाहर भी है ना आंदोलन से जुड़े रहे और जितना हो सके वो आंदोलन के लिए कर रहे थे। इनका एक दोस्त हुआ करता था, ठीक है, जो कि घनिष्ठ मित्र था इनका, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मदन लाल ढींगरा। क्या नाम था उसका, मदन लाल ढींगरा, जो कि लंदन में रहते थे, इनके साथ ये भी रहते थे। तो मदन लाल ढींगरा ने क्या किया, लंदन में एक अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है, जिसका नाम था विलियम कर्जन, उसकी हत्या कर दी। किसने किया था, यानी विलियम कर्जन की हत्या किसने किया था। यदि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है वन लाइनर में कि विलियम कर्जन की हत्या किसने किया था, तो आपको किसने बताना है, तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। ठीक है, तो मदन लाल ढींगरा ने इसकी हत्या कर दिया। ठीक है, हत्या करने से क्या हुआ, तो इनको भी, किनको, आपको वीडी सावरकर को भी क्या कर दिया गया, इनको तो फांसी की सजा मिली ही गई मदन लाल ढींगरा को, और इनको क्या किया गया, वीडी सावरकर को वहां से पकड़ करके जहाज में पानी वाला बैठा करके भेज दिया कि इसको इंडिया लेके जाओ। अब ये क्या किए, आपको वीडी सावरकर, इन्होंने क्या किया, जैसे जहाज आ रही थी उस जहाज में से क्या किया कि ले कूद गए, और मतलब बाहर गया और मतलब उसमें से भाग गए, और भागने से मतलब समुद्र में कूद गया, और समुद्र में कूद करके कहाँ चले गए, तो जो फ्रांस की जहाँ पे सेना थी उस तरफ चले गए। ले अब क्या करेगा, तो कुछ कर नहीं सकता था अंग्रेज, और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, अपनी एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, पुस्तक लिखी और इसमें बताया कि जो 1857 के जो क्रांति हुआ था, जिससे सैनिक विद्रोह हुआ था, उसको वीडी सावरकर ने बोला था ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था, ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जितने सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जितना जल्दी हो सके आप इस कोर्स से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स है और आपको बहुत यूनिक मटेरियल, ठीक है, जो कि सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, और उसके एक्स्ट्रा यानी इस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी आपको ऑफर चल रही है, 5 तारीख तक ये ऑफर है, यानी 5 सितंबर तक ये आपको ऑफर है। 400 रुपये में आपको ये ऑफर मिलेगा। इसके बाद आपको इसको ना पे करने के लिए आपको 599 यानी 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी भाई बंधु हैं जिनको अभी तक तैयारी नहीं हुआ, या कुछ उनको लगता है कि कुछ त्रुटियां हैं, ऐसा कुछ मिल जाए जिससे एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस हो, तो प्लीज आप इससे जुड़ सकते हैं। और इसका जो है ना जो एप्लीकेशन का जो लिंक दिया गया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे आप जुड़ करके, या उसमें आपको मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसके बाद कोर्स परचेज कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है, हिंदुत्व और उसकी व्याख्या कीजिए। जो हिंदुत्व है उसकी व्याख्या करना है। तो हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को वीडी सावरकर ने गढ़ा था। जो हिंदुत्व जो शब्द है, जो सबको बोलता है हिंदुत्व, हिंदुत्व है, तो इसको हिंदुत्व या हिंदू हिंदू हिंदपन या हिंदुत्व,
इसको जो शब्द है ना, ये शब्द का निर्माण ही किसने किया था? वीडी सावरकर जी ने किया था। ठीक है, इसे परिभाषित करते हैं जैसे कैसे, उन्होंने भारतीय राष्ट्र की बुनियाद यानी नींव बताया कि जो भी भारतीय हैं, है ना, वो क्या है, जो भारतीय अपनी इसको किसको, मातृभूमि को पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि स्वीकार करते हैं, वो क्या है, हिंदुत्व है। अब ये इन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि मतलब जाति धर्म में भी बांटे नहीं थे। इन्होंने बोला कि कोई भी हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, कोई कोई फर्क मतलब नहीं है, वो जो इंडिया में रह रहा है, तो भाई आपको क्या, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत भूमि जो है वो न सिर्फ आपकी पितृभूमि है, मतलब कि आपके पूर्वजों की भूमि, बल्कि वो आपकी मातृभूमि भी है, यानी पुण्य भूमि भी है आपकी। इसे आपको स्वीकार करना होगा। जिन लोगों ने स्वीकार किया उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदुत्व या हिंदपन बोलते हैं। फिर और क्या है इसमें, हिंदुत्व के समर्थकों को तत्पर है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियादी पर ही बनाए जा सकते हैं। जो मजबूत, इनका मानना था कि जो स्ट्रांग देश बन सकते हैं वो राष्ट्रीय बुनियादी, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना हो, यानी नेशन फर्स्ट की जो इसमें भावना होगी, वही राष्ट्र क्या होगा, स्ट्रांग या मजबूत राष्ट्र बनेंगे। इनकी ऐसी भावना, सोच थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा क्या है ना, सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा बुनियादी अर्थ है। देखिए, सुरक्षा का अर्थ होता है खतरे से आजादी, यानी कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें खतरा है। मान लो हम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी आप रोड पे चल रहे हैं, तो सब काम में आपको क्या है, खतरा है। लेकिन कोई बोले कि आपको खतरा लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे है, तो उसमें आदमी क्या हो जाता है कि फ्री से, चल भाई कोई दिक्कत है नहीं, तो आदमी और क्या करता है, फ्री होकर चलना। जैसे आप बाइक ही चला रहे हैं या साइकिल ही चला रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, एकदम रोड खाली है, रोड स्मूथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का तेज या भी चल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन रास्ते खराब है या ज्यादा सेंसिटिव वाला इलाका है, तो उस पोजीशन में आपकी गाड़ी धीरे ही होनी चाहिए, तेज तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि सुरक्षा किसे कहते हैं, जिससे खतरे से जिसको आजादी मिल जाए, उसे ही बोलते हैं सुरक्षा, यानी समुचित सुरक्षा, हर तरीके से सुरक्षा होती है। ठीक है, यानी हर तरीके की खतरे से सुरक्षा को क्या मानता है, सुरक्षा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी सुरक्षा, अभी बताया आपको, सुरक्षा किसे कहते हैं, जिसे हर तरह के खतरे, है ना, मतलब जितने सारे खतरे हैं उस खतरे को समाप्त कर दिया जाए और उसके बाद आपको रक्षा की व्यवस्था कराया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या कहता है, तो सैन्य आक्रमण, धमकी देकर प्रभुत्व, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी भी देश के केंद्रीय मूल्यों को खतरा कर सकता है। जैसे सुरक्षा मतलब कि बहुत सारे सुरक्षा आते हैं, जैसे कि आपको सैन्य सुरक्षा हो गई, है ना, आपको व्यक्तिगत सुरक्षा हो गई, बहुत सारे सुरक्षा आते हैं। सुरक्षा का अर्थ यह है हर तरह के खतरे से आपको रक्षा करना, इसी को ही बोलते हैं हम लोग सुरक्षा, यानी समुचित रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बुनियादी तौर पर किसी भी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन कौन से विकल्प होते हैं? तो बहुत सारे विकल्प होते हैं। ठीक है, क्या क्या विकल्प होते हैं, देखिए, पहला होता है आत्मसमर्पण करना तथा दूसरे पक्ष की बात को किए बिना युद्ध से क्या करना, मना करना, है ना। तो पहला जो उनके पास ऑप्शन ये होता है कि पहले ही सिलेंडर बोल दे, भैया हमसे नहीं होगा, आप हमको क्या कर लीजिए, आप जीत गए हम हार गए, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरी स्थिति में क्या होता है, युद्ध से होने वाले विनाश को एक सीमा तक बढ़ाना। ठीक है, यानी युद्ध से क्या क्या विनाश हो सकती है उसको एक सीमा से बढ़ाना और दूसरे पक्ष को समझाकर आक्रमण न करना। जैसे कि मान लो, एक तो ये तरीका हो गया कि पहले हम सिलेंडर बोल दिए कि भैया हमसे, हम हार गए आप जीत गए। दूसरा है कि युद्ध से क्या क्या हानि और लाभ होगा
वो जो युद्ध करने के लिए आतुर हैं उनको देखिए, सुनिए, युद्ध कीजिएगा ना तो हमको ये फायदा होगा, हमको ये घाटा होगा, आपको इतना ज्यादा घाटा से हो जाएगा। इसलिए जो मुद्दा है बैठ करके समझ लीजिए, टेबल पे आकर समझ लेते हैं, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका क्या है, तो युद्ध शुरू हो जाए तो अपनी रक्षा करना। अब मान लो कि हम किसी को समझा रहे हैं कि देखिए ऐसा ऐसा, पहले तो हम चाह रहे हैं कि युद्ध ना हो, उनको समझाना चाह रहे हैं। अब आतुर है कि ना हम युद्ध करबे करेंगे, हारे या चाहे जीते, चाहे जितना हमसे घटी या फायदा हो, वो युद्ध कर दिए तो उस स्थिति में घटा और फायदा नहीं सोचा जाता है, ठीक है। युद्ध चालू हो गया तो चालू हो गया, तो उस स्थिति में आपको युद्ध करना किया तो जाता है, लेकिन देखा जाता है ज्यादा से ज्यादा रक्षा हो, यानी हमारी जो है ना कम क्षति पहुंचे, ठीक है, यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरोध का क्या अर्थ है ना। तो युद्ध में कोई देश भले ही आत्मसमर्पण कर दे, परंतु वह अपने देश की नीति के रूप में फैसला नहीं चाहेगी। इसलिए सुरक्षा की नीति उद्देश्य युद्ध को आकांक्षा को रोकने में होता है, जिसे आरोध कहते हैं। जैसे क्या होता है, युद्ध में कोई देश भले ही आत्मसमर्पण कर दे, परंतु वह अपने देश की नीति के रूप में फैसला नहीं लेना चाहिए, मतलब कि ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जिससे उसको क्या हुआ, देश में दिक्कत हो। इसलिए सुरक्षा की नीति है ना, क्या नीति को अपनाया जाता है, सुरक्षा की नीति के उद्देश्य से युद्ध से क्या होती है, उसको रोका जाता है, जिसे ही क्या बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो युद्ध को टालना, उसे क्या बोलते हैं, आरोध, अपरोध बोलते हैं, अपरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन क्या है। अभी हम आपको बताए हैं गठबंधन क्या होता है। तो सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व गठबंधन है, जो एक प्रकार का संघ है जिसमें कई देश क्या होते हैं, शामिल होते हैं। गठबंधन, आपको गठबंधन की सरकार भी बनती है ना। जैसे कि कोई भी पार्टी को जितने बहुमत में सीट चाहिए उतनी सीट नहीं आती है, तो क्या करते हैं, 2-3 पार्टियां मिल करके सरकार बनाती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं, मिली जुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राजनीति में विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ एक केंद्रीय सत्ता है, परंतु वह नियंत्रण करने में असफल है। देखिए सीधी बात, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना आपको हुई थी 1945 में। कब हुई थी, 1945 में। इसमें आपको 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं। इसका जो गठन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। इसको बनाया ही इसलिए गया था कि कभी युद्ध वगैरह ना हो, इसको ये क्या करे, कंट्रोल करे। इसमें 6 भाग हैं इसका, और इसका 1945 में गठन हुआ था। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। लेकिन कहने के लिए है, ये ज्यादातर विफल ही है। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, ठीक है, लेकिन कहाँ इसका रोल है, कहाँ मतलब युद्ध को रुकवा दे रहा है। जैसे देखिए इसका जो नियम बनाया गया था, इसमें बनाया गया था कि ठीक है इसका रोल रहेगा, ठीक है, मान लो कि आपको समझाना बुझाना, लेकिन आपको कोई देश, दूसरा देश आक्रमण कर रहा है तो इसकी रक्षा, खुद की रक्षा, वो आपका दायित्व है। इसमें लिखा गया था कि विश्व राजनीति में प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। मतलब बताइए, अब अपनी सुरक्षा खुद ही उठाना है तो इसका होना ना होना तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है। और इसमें ज्यादातर दबदबा वही 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उन्हीं का चलता है, और सबसे ज्यादा दबदबा आपको अमेरिका का चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 के पश्चात महाशक्तियों की आंतरिक सुरक्षा की क्या स्थिति थी। 1945 में क्या हुआ था कि मतलब 1945 के पश्चात आपको शीत युद्ध का दौर चालू हो गया। कब तक हुआ था, तो 1945 से लेकर के 1991 तक चला था, ठीक है। 1991 में जाकर के शीत युद्ध समाप्त हो गया और यूएसएसआर, आपको जो हम लोग रशिया बोलते हैं, वो 11 देशों में क्या हो गई,
टूट गई थी। ठीक है, तो आप उस समय दो महाशक्ति हुआ करती थी, एक अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम लोग यूएसएसआर भी बोलते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही हुआ 1991 आते आते क्या हो गई कि ये 11 भागों में 11 देशों में क्या हो गया, ये 11 देशों में रशिया यूएसएसआर टूट गए। ये शीत युद्ध का भी दौर समाप्त हो गया और फिर क्या हो गया, मतलब इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दो उदाहरण देकर बताएं कि किस प्रकार के हथियारों के निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया गया, है ना। दो उदाहरण आपको बताना है कि किस प्रकार के हथियारों का निर्माण को प्रतिबंधित कर। ऐसे तो बहुत सारे हथियार है, आपको परमाणु बम या है, उन लोगों को भी कुछ कम मात्रा में बनाना है या उसको बम के तौर पर नहीं बनाने का निर्देश है। उसके लिए बहुत सारा संगठन वगैरह भी बनाए गए हैं, लेकिन दो ऐसे हैं जिनका एकदम साफ सख्त निर्देश है। जैसे आपको 1972 की जैविक हथियार, जिसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन, इसमें क्या होता है, जैसे कैसे कोरोना वगैरह है तो अमेरिका ने आरोप भी लगाया था चाइना पे, ये क्या है, बायोलॉजिकल वेपन है। तो ऐसे ही मतलब जीन वगैरह से छेड़छाड़ करके कोई आपको जीवाणु परमाणु जो भी है ना, ये रोग वगैरह बना करके किसी दूसरे देश पर संक्रमण वगैरह फैला दिया जाता है, इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल वेपन या जैविक हथियार। और एक हुआ था 1992 में एक संधि हुई थी, इसके तहत क्या हुई थी, तो रासायनिक हथियारों को इसको भी बैन कर दिया था। रासायनिक हथियार इसमें देखिए ऐसे समझिए कि कोई दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है आपका, तो उसमें रासायनिक हथियार का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा प्रकार का बहुत सारा गैस है या लिक्विड है, तो मान लो ऊपर से छिड़काव करने से हजारों हजारों आदमी सोए रह गए, मर गए, तो आपको वैसा रासायनिक या वातावरण में ऐसा वो गैस छोड़ दे या कुछ और जहरीला गैस छोड़ दे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रासायनिक हथियार। तो ऐसा नहीं करना है आपको, सीधे सीधे युद्ध करना है फ्रंट पे, मतलब गोला बारूद से, या आपको सीधे सीधे जा करके उसे हथियार वगैरह से लड़ सकते हैं। ये दो हथियार का यूज तो एकदम सख्त क्या है, ये बैन है। ठीक है, इसकी संधि भी हुई थी। पहला बायोलॉजिकल वेपन को बंद किया गया था 1972 के तहत, और आपको रासायनिक जो है इसको बंद किया गया था 1992 के तहत, 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारण को अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा क्यों कहा गया है। यानी सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है भाई। तो देखिए, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरे और आकांक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का कथन था कि सिर्फ राज्य ही नहीं, शक्तियों और समुदायों या कहे कि समूचे मानवता को सुरक्षा की जागरूकता दिया जाए। यानी जो सुरक्षा की जो अपारंपरिक तरीका थी, जैसे कि मान लो कि जो भी थी, उसको बोला गया कि आप सीधे अपनी नहीं, कि पहले क्या होता था कि अपना घर का सुरक्षा, फिर जिला, फिर ऐसे करके, तो आपका स्टेट है, आपका राज्य नहीं, पूरा मतलब देश, पूरा समुचित वर्ल्ड की आपको क्या करनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए मानवता की। ऐसा नहीं कि मेरे पास 2000 परमाणु बम है, अब मान लो कि दोनों 2000 परमाणु बम का हम यूज कर दिया। अभी हम सोच नहीं रहे हैं कि 2000 में कितने लोग बचेंगे और कितने लोग, तो क्या होगा, हमारा देश बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना, पूरा यूज कर लेते हैं, तो क्या होगा कि पूरा ये मानवता का ना, ये गलत बात है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुरक्षा की धारणा की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो विश्वव्यापी खतरे, जो भी खतरे थे उसको देखते हुए बोला गया कि जैसे दिन प्रतिदिन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी और आज भी जा रही है ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर, यानी जैसे ही आपको वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और उसके जो भी गैस वगैरह हैं, इनकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ जा रही है, और लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ को, वृक्षों को काफी तेजी से काटते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लेकर पहला बार जो सम्मेलन हुआ था, क्या आपको हुआ था सम्मेलन, आपको 1990 के दशक में हुआ था।
और इसमें क्या किया गया था कि और आपको अंतर्राष्ट्रीय, अब इसमें और सारा मुद्दा भी था, जैसे कि आपको आतंकवाद का मुद्दा हो गया, एड्स का हो गया, ब्लड फ्लू हो गया, या महामारी वगैरह भी आएंगी, तो इसकी जागरूकता वगैरह भी देने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी के क्या कारण है? यानी पूरे विश्व में खाद्यान्न यानी जो भोजन है उसकी कमी का कारण क्या है? तो कमी का सीधे कारण है भैया, जैसे कि आपको जो एरिया है वो तो बढ़ नहीं रही है, अब पृथ्वी थोड़े बढ़ रही है, जो एरिया है आपका सीमित है, लेकिन आपकी जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। खाने वाले ज्यादा हैं, लेकिन अब जो खेत है उससे जितना हो रहा था तो उतना ही होगा, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, उसकी उर्वरकता क्षमता कम हो जा रही है, वो भी क्या हो रहे हैं, पैदावार कम करते जा रहे हैं। तो मान लो कि कोई खेत से आपको 50 केजी मिल रहा है, और आपको मतलब 5-10 साल पहले आप 2 जने हैं, तो 50 केजी में 2 जने तो आराम से खा लेते हैं, बट जैसे ही आपकी संख्या 10 हो गई तो क्या होगा, ये कम पड़ जाएगा ना। तो धीरे धीरे क्या हो रही है कि मतलब और भी जो भी रिसोर्सेस हैं, जैसे खाद्यान्न हो गया मतलब खाने वाला भोजन, और दूसरा जैसे जल रिसोर्सेस है जैसे मछली वगैरह हो गया, इनको लोग भी क्या कर रहे हैं, तालाब नदी को भी गंदे कर रहे हैं, तो इनकी भी संख्या क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और जनसंख्या कम हो नहीं रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो मेन इसका रीजन क्या है, जनसंख्या वृद्धि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में स्वच्छ जल की क्या स्थिति है? देखिए पूरी जो समूचे विश्व है ना, उसमें स्वच्छ जल की क्या स्थिति है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देश, यानी जो देश विकसित नहीं हुए उसे विकासशील बोला जाता है, विकासशील की 1 अरब 20 करोड़, इतनी बड़ी जनसंख्या सोच सकते हैं, उनको स्वच्छ जल यानी साफ पानी पीने के लिए भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अभी सबसे ज्यादा स्थिति बहुत खराब है, आपको अफ्रीकन कंट्री में काफी ज्यादा उन लोगों को दिक्कत का सामना, वो काफी गरीब है ना, उन लोगों के पास रिसोर्सेज की काफी अभाव है। ठीक है, उन लोगों की भी स्थिति बहुत खराब है। तो मतलब विकासशील जो देश है लगभग इससे ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। 1 अरब 20 करोड़ जो जनता है वो, उनको स्वच्छ पानी पीने को भी नहीं मिल रहा है, और जितने सारे बीमारी है आपको हैजा हो गया, डायरिया हो गया, ये सब पानी से ही होती है ना। अच्छे पानी नहीं मिलेगी तो उसको बीमारियां होगी कई तरह की, और साफ सुविधा की सुविधा जो है ना, ये साफ सफाई की सुविधा भी नहीं हो पाती है। 30 लाख से अधिक, सोच सकते हैं 30 लाख से अधिक जो है ना ये बच्चे वंचित हैं, यानी साफ सुविधा उनको मिलती नहीं है, साफ सफाई भी कहाँ से, पानी की सुविधा बढ़िया से नहीं है, तो स्वच्छ पीने के लिए जल नहीं है तो साफ सफाई कहाँ से हो पाएगी, सोच सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि पानी को उतना ही यूज किया जाए जितना आपको यूज हो, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रही है, ये रिसोर्सेज कम होते जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद होना क्या है तात्पर्य इससे? देखिए ओजोन जो लेयर है, ठीक है, ये पृथ्वी से ऊपर है, ऊपर होता है, वायुमंडल में होता है। ओजोन गैस का एक लेयर होता है जिससे हम लोग डाप्सन इकाई से इसकी मात्रा को मापते हैं। अब क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और इसके जो भी है आपको सबके घर में एसी फ्रीज वगैरह ये सब चल रहा है, हवाई जेट वगैरह बन रहे हैं, कोई भी आपको सैटेलाइट वगैरह छोड़े जा रहे हैं, इससे क्या हो रही है, उसकी जो वो कम होती जाती है, मतलब कि जितनी मोटी थी मोटाई उसकी कम होती जा रही है, उसकी क्षरंता होती जा रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओजोन छिद्र भी बोलते हैं उसकी। और कहीं कहीं भी छिद्र हो भी गई है, उसका काम क्या होता है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती हैं उसको छान देता है और प्यूरिफाई करके प्रकाश हम लोग के पास देता है, इससे हम लोग क्या होता है, सुरक्षित रहते हैं। अब वो ओजोन लेयर हट गया, जहां जहां पे नहीं है वो डायरेक्ट वहां पर प्रकाश पड़ेगी तो पराबैंगनी किरण भी आएंगी, तो पराबैंगनी किरण क्या करती है, जहां किसी की भी स्किन वगैरह पे पड़ती है जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है, उसको क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन क्या है? तो देखिए 1992 में, यानी पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो ये आपको ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है
है ना, इसको कैसे कम किया जाए। जो जैसे दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो वायुमंडल में बढ़ती जा रही है, इससे टेम्परेचर बढ़ रही है, इसको कैसे कम किया जाए। ठीक है, इसी पर चर्चा हुआ था कब, 1992 में। कहा हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अंटार्कटिक महा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महादेश का विस्तार बताइए। यानी कि इसका अंटार्कटिक का जो है ना, अंटार्कटिक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार आपको 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर, कितना, तो 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ विश्व का निर्जन क्षेत्र 26% है। ठीक है, यहाँ जो क्षेत्र है आपको, इस क्षेत्र पर क्या है, तो हिम यानी बर्फ से ढका हुआ है। जहाँ पे बर्फ से ढका होगा तो वहां पे कुछ नहीं होगा, पेड़ पौधे कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, यह धरती में मौजूद जल का 70% जल यहीं पे है, इस महाद्वीप में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा बताइए। तो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप वृद्धि का अर्थ है कि विश्व में तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं हम लोग, तो विश्व में ताप में, विश्व के जो है ना वायुमंडल में ताप में वृद्धि होना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ये कैसे होती है, तो वायुमंडल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, मीथेन की मात्रा, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, इसकी मात्रा भी बढ़ जाने से क्या होती है, ये काफी ज्यादा इसकी है ना, इसको हम लोग 141 बी भी बोलते हैं। किसको, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 141 बी भी बोलते हैं। ठीक है, इन सभी गैसों की मात्रा बढ़ जाने से क्या होती है कि वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ जाती है ना, जिससे पृथ्वी गर्म होती जाती है। इसी को ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी देशों के वन आंदोलन की क्या कमी रही। तो दक्षिणी देशों में वन आंदोलन देखिए कहाँ कहाँ हुआ था। तो दक्षिणी देशों में आपको वन आंदोलन भारत, मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, है ना, इंडोनेशिया, अफ्रीका आदि में वन आंदोलन क्या हो रहे थे, चल रहे थे, परंतु इन पर बहुत दबाव पड़ा। जो भी वन आंदोलन चल रहे थे, लेकिन यहाँ की जैसे कि इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सारे ने इनका सपोर्ट नहीं किया। जैसे आपको इंडिया में एक याद होगा, एक आंदोलन काफी ज्यादा फेमस हुआ था, आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है, जो कि चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन हुआ था, इसमें पेड़ पे आदमी लोग क्या करते थे, चिपक जाते थे कि नहीं हम इसको काटने नहीं देंगे, इसको काटने से पहले आप हमको क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। इसके जो है ना, चिपको आंदोलन किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। उतना ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। ठीक है, इसके बावजूद भी तीसरी दुनिया के जो विभिन्न जो देश हैं, मतलब कि और जो देश हैं, अब सोचिए कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा का जो पहला जो है 1992 में हुआ था, अब चल रहा है 2024, अभी तक मतलब सूझबूझ बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे जंगलों की कटाई दिन प्रतिदिन हो ही जा रही है, रुक ही नहीं जा रही है। ठीक है, तो मतलब ये बहुत सारे जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उन लोगों के मतलब ये कान से सुन लिया, ये कान से निकाल रहे हैं, मतलब वृक्षों की कटाई करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, दिक्कतों का सामना आकर आने वाले समय में दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जाली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में हो रही निरंतर कमी से मानव के लिए कैसा खतरा पैदा हो रहा है। तो जो अभी बताया आपको, ओजोन गैस से जो लगातार कमी हो रही है, इससे ओजोन परत में छिद्र भी बोलते हैं, इसे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, इसे डाप्सन इकाई के थ्रू क्या होता है, मापा जाता है। इससे क्या होती है कि जो भी परावैंगनिक किरणें आती हैं सूर्य के तहत, तो ये इसके तहत छन करके हमारे पास आती हैं, हम लोगों के पास। अब मान लो डायरेक्ट आएंगी, अब जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होगी। मेलानिन की मात्रा ऐसा समझिए कि जो आदमी जितना गोरा रहता है उसमें मेलानिन की मात्रा उतना कम रहता है, और जो आदमी जितना डार्कनेस रहेगा उसमें मेलानिन की मात्रा
ज्यादा रहेगी। तो जिसमें मेलानिन की भाई मात्रा है उसको तो उतना क्षति नहीं होगी, लेकिन जिसमें मेलानिन की मात्रा नहीं है उसको क्षति ज्यादा होगी, उसको कैंसर वगैरह ये सब होगी। तो आपको क्या 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 लगाता है सब, वो आपको वो सन प्रोटेक्शन क्या क्या वो सब आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो खतरा भी बढ़ सकती है। चलिए आज के लिए क्लास इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।